हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। भाई, मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश से मैक्सिमम, और उन क्वेश्चंस को हमें याद करना है। तो भाई हम लेके आए हैं जिला यात्रा। 52 जिलों की यात्रा करेंगे ताकि जिले से संबंधित हर एक क्वेश्चन आपसे टिट्टो बन जाए, कहीं से छूट ना पाए। और इसी श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं सफेद शेरों की नगरी में। कहा भाई? सफेद शेरों की नगरी में। कहाँ है? रीवा जिले में। ठीक है, सो रीवा जिले की यात्रा करेंगे। ये देख पा रहे होंगे आप, ये है रीवा जिला पूरा। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, रीवा संभाग भी है ये, और बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चलिए देख लेते हैं रीवा जिले की जानकारी। भाई रीवा तो नाम है, रीवा जिले का नाम है ना, रेवा के नाम पे ऐसा नहीं। ठीक है, 1956 में भारत का जब गठन हो रहा था, पुनर्गठन राज्यों का, उसी समय मध्य प्रदेश के गठन में इसको जिले के रूप में शामिल किया गया था। रीवा को 1956 में ही। तहसील की बात करें तो भाई हुजूर तहसील है, रायपुर, करचुलिया है ना, जवा है, सिरमौर है, सिरमौर पक्षी अभ्यारण्य है, इस पर डिस्कस करेंगे। मऊगंज है, हनुमान गूड़, त्योथर, त्योथर बहुत इंपॉर्टेंट प्रागैतिहासिक साइट है, इस पर डिस्कस करेंगे। सेमरिया हो गया, नई गढ़ी हो गया, मनगवा हो गई। तो ये सारी की सारी तहसीलें हैं किसकी? रीवा जिले की। और पड़ोसी जिलों के साथ सीधी और सतना है ना, इनसे सीमा लगती है। ये सतना है आपका, ये सीधी हो जाएगा आपका। ठीक है, सीधी सिंगरौली से अलग होकर बना है, तो अपन उस पर भी डिस्कस करेंगे, सारी चीजें आ जाएगी। राज्यों के साथ बात करें सीमा की, तो ये ऊपर उत्तर प्रदेश पड़ जाता है, तो उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। जनसंख्या की दृष्टि की अगर बात करी जाए तो भैया 23,65,106 जनसंख्या हुआ कर रही थी 2011 की जनगणना के अनुसार रीवा जिले की। साथ ही साथ साक्षरता दर की बात करें तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 71.62%, जो कि ठीक है, अभी और बढ़ जाएगी, लेकिन इसको और बढ़ाते रहना है। तो साक्षरता भी ठीक थी। रीवा जिले को 1956 में जिला घोषित कर दिया गया था। यह रीवा संभाग में आता है। रीवा संभाग जो है भैया, 4 जिले हैं इस संभाग के अंतर्गत, और रीवा संभाग का मुख्यालय रीवा ही है। तो 4 जिले जो है, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये 4 के 4 जो क्षेत्र है, इन सारे जिलों को बघेलखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बघेलखंड का क्षेत्र कहा जाता है। ये पूरा यहां से लगता है, रीवा, सतना, ये। ठीक है, तो ये सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये पूरे 4 जिले जो है बघेलखंड क्षेत्र हो जाता है यहाँ पर। इतिहास की बात करें तो भैया बहुत ही समृद्ध इतिहास है, संपन्न इतिहास है। भता इनका प्राचीन नाम हुआ करता था, रीवा का भता। ठीक है, प्राचीन काल में 12वीं शताब्दी तक कलचुरी राजाओं का अधिपत्य रहा है। किसका? कलचुरी राजाओं का रीवा जिले पर या रीवा क्षेत्र पर अधिपत्य रहा है। कलचुरी नरेशों ने कई सुंदर मंदिरों और मठों का निर्माण करवाया है रीवा जिले। ठीक है, अभी भी यहां रहन सहन की जो कलचुरी समय है ना, उस समय की झलकियां जो है, प्राचीन मूर्तियों से रहन सहन इत्यादि की जानकारी भी मिल जाती है। बाद में कलचुरी राजाओं के बाद बघेल राजा जो हैं, उन्होंने अधिपत्य कर लिया। तो बघेल राजाओं ने यहां पर बहुत सारे भवन, मंदिर इत्यादियों का निर्माण करवाया है। रीवा को 1618 में, कब भैया? 1618 में रीवा के नरेश विक्रमादित्य ने, क्या विक्रमादित्य नाम था रीवा नरेश का, उस समय 1618 में बांधवगढ़ की जगह राजधानी बना लिया था। पहले राजधानी बघेल राजाओं की बांधवगढ़ हुआ करती थी, और बांधवगढ़ में ही वो सफेद शेर मिले थे, है ना। चलिए, तो बांधवगढ़ से राजधानी शिफ्ट कहां कर ली? रीवा कर ली। 1618 में नरेश विक्रमादित्य थे, उनके द्वारा रीवा नगर 1947 तक बघेल राजाओं की राजधानी रहा है। 1618 से, याद रखिएगा, 300 साल से भी ज्यादा समय था। आजादी के बाद 1948 में कई रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया था। क्या बनाया गया था? विंध्य प्रदेश। अभी जब हम पूरा इतिहास मध्य प्रदेश का पढ़ेंगे, कैसे क्या मध्य प्रदेश बना है ना, तो अपन और अच्छे से डिस्कस करेंगे इस पे। तो विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था, और 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था, और रीवा को स्वतंत्र जिला 1956 में ही बना दिया गया था। पहले क्या था कि भैया ABC स्टेट हुआ करती थी, है ना, रियासत है। जो B और C स्टेट हुआ करती थी उनकी बात है। तो B क्षेत्र था, है ना,
तहसीलों की बात करें तो 11 तहसीलें हैं, हुजूर, जवा, मऊगंज, गूंड, सेमरिया, मनगवा, इसके अलावा रायपुर, करचुलिया, सिरमौर, हनुमना, त्योंथर, नईगढ़ी। तो भैया ये सभी के सभी क्या हैं, तहसीलें हो जाएंगी रीवा जिले की। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भैया 6240, कितना, 6240 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है रीवा जिले का। और रीवा जिले की सीमा जो है उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है और मध्य प्रदेश के सतना और सीधी जिलों से लगती है। जिले में 105 सेंटीमीटर है ना, मिलीमीटर सेंटीमीटर सामान्य बारिश हो जाती है। और रीवा जिले का तापमान 40 डिग्री तक गर्मियों में, सर्दियों में 7 डिग्री के आसपास तक इसका तापमान जो है हो जाता है। मिट्टियों की बात करें तो रीवा जिला लाल मिट्टी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल मिट्टी क्या है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों प्रकार की मिट्टियां यहां पर मिल जाती हैं और जिले में लाल काली मिट्टी मिलती हैं। तो कृषि की बात करें तो धान प्रमुखता बोई जाती है, उत्पादन किया जाता है। गेहूं, चना फिर आता है, ठीक है। सो धान, गेहूं और चना, इन तीनों फसलों की जो है खेती करी जाती है कृषि में। पशुपालन की बात करें तो जिले में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोपाल पुरस्कार योजना प्रतिवर्ष आयोजित करी जाती है और इसी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी यानी 50,000, 25,000, 15,000 इनको पुरस्कार मिलता है। फिर 7 और लोगों को 5,000 यानी 35,000 रुपए ये मिल जाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। इसके अलावा पशुपालन विभाग के द्वारा गोकुल महोत्सव का जो आयोजन है वो भी यहाँ करवाया जाता है, तो याद रखिएगा। नदियों की बात करें तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों यहां से क्वेश्चन बन जाता है। बिछिया नदी, बीहड़ नदी, ये बीहड़ नदी पे क्या है, जलप्रपात है। सबसे बड़े जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश की यही है। सोन नदी भी यहां से निकलती है। बिछिया नदी का उद्गम रीवा जिले की मऊगंज तहसील के खैरा कनकेसरा गांव से हुई है। तो बिछिया नदी जो है वो इंपॉर्टेंट नदी है रीवा जिले की। बीहड़ नदी पर बहुटी, केवटी और चचाई, ये 3 जल प्रपात स्थित हैं। ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चचाई जलप्रपात सबसे बड़ा जो है जलप्रपात है मध्य प्रदेश का, सबसे बड़ा मतलब ऊंचाई से गिरने वाला। बहुटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 198 मीटर है। फिर चचाई है, मतलब पहले चचाई था फिर बहुटी भी खोज लिया गया था, तो चचाई दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाता है जो 130 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। और केवटी जलप्रपात 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, 24वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भैया ये याद रखना है, बहुटी, केवटी और चचाई। तो सबसे बड़ा है कौन सा, बहुटी, और चचाई दूसरे नंबर पे आता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बीहड़ नदी पर है, ये याद रखिएगा। परियोजनाओं की बात करें, सिंचाई के लिए बाण सागर परियोजना है जो सोन नदी पर बनी हुई है, याद रखिएगा। सोन नदी पर बनी है बाण सागर परियोजना। इसका लोकार्पण जो है 2006 में 25 सितंबर को हो गया था। इस परियोजना से रीवा, शहडोल, इसके आसपास के लगभग 1,53,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो गई है, सिंचाई की जाती है। वन और वन्य जीवों की बात करें तो 7,790 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल जो है वो वन क्षेत्र है इसके अंतर्गत। इसमें 3,784 वर्ग किलोमीटर, 3,784 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और 4,006 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अच्छा खासा रीवा वन वृत्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ के जो वन हैं वो उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सफेद बाघ जो विश्व प्रसिद्ध है, ये भी रीवा जिले में ही पाया जाता है। याद रखिएगा रीवा जिला सफेद बाघ के लिए फेमस है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात करें तो यही वो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सफारी है ये। मुकुंदपुर व्हाइट
टाइगर सफारी। वो जो सफेद बाघ है वो मुकुंदपुर में ही पाए जाते हैं। सो यह अभ्यारण्य 20 किलोमीटर दूर है रीवा से, जगह है मुकुंदपुर, वहां पर ये स्थित है। 3 अप्रैल 2016 को इसका शुभारंभ किया गया था, व्हाइट सफारी, है ना, व्हाइट टाइगर सफारी। व्हाइट टाइगर सफारी का क्षेत्र 25 हेक्टेयर है और यह दुनिया का पहला सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, ठीक है। इसलिए रीवा जिले को सफेद शेर की भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद शेर की भूमि। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है। खनिज संपदा उद्योगों की बात करें तो भैया जो अयस्क है डोलोमाइट, क्या डोलोमाइट पाया जाता है। ये रीवा के अलावा झाबुआ, जबलपुर, सीधी है, ये सीडी नहीं है, है ना, सीधी, सतना, ग्वालियर, इन जिलों में भी ये डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। डोलोमाइट का यूज होता है ढलाई में और सीमेंट के कारखानों में, यानी सीमेंट बनाने के लिए डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर में अगर 45% से ज्यादा, क्या भैया, चूना पत्थर में अगर 45% से ज्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है तो उस चूना पत्थर को अब क्या कहा जाएगा? डोलोमाइट कहा जाएगा। और चूना पत्थर का यूज सीमेंट उद्योग में होता है तो डोलोमाइट का यूज भी सीमेंट उद्योग में भी होगा। तो भाई इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रीवा सतना वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्रियां जो हैं वो लगाई गई हैं। तो यहां उद्योगों में देखें तो भैया रीवा जिले में सुपारी, सुपारी समझ रहे हैं ना, वो पान सुपारी वाली सुपारी, है ना, सुपारी समझ रहे, वो सुपारी देने वाली सुपारी नहीं, सुपारी खाने वाली सुपारी, है ना। सो वो सुपारी पे आर्ट की जाती है। आर्ट मतलब अलग अलग उस पर चित्रकारी हो गई, उस पर अलग अलग खिलौने बनाए जाते हैं। तो सुपारी के खिलौने बनाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेमस है सुपारी आर्ट के लिए, क्या, रीवा जिला। इसके अलावा सुपारी से विश्व प्रसिद्ध खिलौने और मूर्तियां यहां पे बनाई जाती हैं। साथ ही साथ सीमेंट उद्योग भी है, तो याद रखिएगा सीमेंट उद्योग। इसके अलावा अभी याद रखना है पूरा का पूरा एशिया का, है ना, इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क अभी पिछले कुछ समय में ही लगाया गया था। जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना है। कहां है? रीवा जिले में। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर, मध्य प्रदेश का रीवा जिले की गुड़ तहसील, है ना, गुड़ तहसील का नाम है गुड़, है ना, गुड़ तहसील में 1590 एकड़ मतलब 6.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इससे 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। तो इसकी क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट सोलर पार्क, यानी सोलर से क्या करेंगे? सूर्य की रोशनी से विद्युत जनरेट करेंगे। तो सबसे बड़ा है एशिया का, ये याद रखना है। जनजातियों की बात करें तो भैया कोल जनजाति है। क्या? कोल जनजाति है जो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। किसके बाद? भील और गोंड के बाद, ठीक है। कोल जनजाति यहां पाई जाती है। इसकी 22 उपशाखाएं हैं, ठीक है। और ये ऑस्ट्रिक परिवार की जनजाति मानी जाती है, कोल जनजाति। मैक्स मूलर ने इस जनजाति को कोल या कोलेरियन कहा है। क्या कहा है? कोलेरियन कहा है। मूल रूप से यह जनजाति रीवा के अलावा बद्री राजा क्षेत्र में और कोराली, जगह का नाम है कोराली, इसीलिए कोल बोलते हैं इसको, यहां से पाई जाती है, मतलब मिलती है। और इसका उल्लेख जो है महाभारत और रामायण में भी मिल जाता है, कोल जनजाति का उल्लेख, ठीक है। चलिए बोली की बात करें तो बघेल खंड का क्षेत्र है, तो बघेली भाषा ही प्रमुखता बोली जाती है। और यह रीवा के अलावा सीधी, सतना, शहडोल, इन सभी जगहों पर भी बोली जाती है। बघेली बोली का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली भाषा का विकास हुआ है। मेला बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, महामृत्युंजय का मेला। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। महामृत्युंजय का मेला जो है रीवा जिले में प्रत्येक वर्ष लगता है। और यह महामृत्युंजय मंदिर में, महामृत्युंजय मतलब शिव जी का मंदिर है, याद रखिएगा। शिवरात्रि और बसंत पंचमी के दिन
महामृत्युंजय मेले का आयोजन किया जाता है। और यह जो मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर 1675 से 1694 के बीच में यहां पे रीवा के नरेश थे भाव सिंह, इनके द्वारा इसका निर्माण महामृत्युंजय मंदिर का करवाया गया। तो 300-400 साल पुराना ये मंदिर है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब यहां से घूमने की अगर बात करें तो आपको पता है कि भैया मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बड़े जलप्रपात यहीं से बह गिरते हैं। तो भैया ये तो घूमने लायक जगह है ही। चचाई जलप्रपात हो गया, केवटी हो गया, बाउटी हो गया। इसके अलावा और भी है यहाँ पे, पूर्वा जलप्रपात भी यहीं पे, ठीक है। चतुर्भुजी काल भैरव मंदिर है, देवर कुठार बौद्ध स्तूप, ये पूछ लिया जाता है, ये याद रखना है। बौद्ध स्तूप देवर कुठार के, है ना, ये किस जिले में पाए जाते हैं? देवर कुठार किस जिले में? तो रीवा जिले के अंतर्गत है। यहाँ पे बौद्ध स्तूप पाए गए हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर कर्निघन ने इनको भी खोजा था। रीवा का किला है घूमने लायक। खगोलीय विद्या केंद्र है वेंकट भवन जिसको कहा जाता है। लक्ष्मण बाग धाम भी है, चिराहुला मंदिर भी है, राम सागर मंदिर भी है। तो भैया बहुत सारी जगह है घूमने को। देखिए भैया ये आय हाय 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 नियाग्रा लग रहा है ये तो, है ना। चचाई जलप्रपात देखो कितना बढ़िया लगता है। इसके अलावा ये केवटी जलप्रपात है, ये देखो आप, क्या तो नजारा है। बाउटी जलप्रपात ये सबसे ऊंचा है ना मध्य प्रदेश का, है। पूर्वा जलप्रपात भी है यहाँ पे। तो भाई घूमने लायक तो अच्छी अच्छी जगह है प्राकृतिक तौर पे। देवर कुठार के बौद्ध स्तूप है, ये देख रहे हो आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रीवा का ये किला है, ठीक। और बात कर लें खगोलीय विद्या का केंद्र है लक्ष्मण बाग का, धाम है, मंदिर है। और प्रमुख संग्रहालयों में वेंकट भवन, ये वही है जो भैया 1908 में महाराज वेंकट सिंह ने शाही महल का निर्माण कराया था, जिसे वेंकट भवन के नाम से जाना जाता है, जिसमें अब संग्रहालय हो गया है, ठीक है। याद रखिएगा वेंकट भवन संग्रहालय है ये। प्रमुख तथ्यों की बात करें तो विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा, ये अपन इतिहास जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य से सटा हुआ है और सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा गांव की जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या जो है वो रीवा जिले में है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनसंख्या के तथ्यों में हम इस पर डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात भी क्या है? रीवा में बीहड़ नदी पर है। चचाई पहले हुआ करता था, अब याद रखिएगा बाउटी हो गया है। क्या हो गया है? बाउटी, ठीक है। तो ये भी बीहड़ नदी पर ही है, पहले चचाई हुआ करता था, अब दूसरे नंबर पे आ गया है ना। और इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। किसकी? चचाई की। इसकी 180 हो गई। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल भी रीवा में है, ये याद रखिएगा। सैनिक स्कूल जो है एकमात्र कहाँ है? रीवा में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आम अनुसंधान, आम और खास वाला नहीं, आम खाने वाला, गोविंदगढ़ में है। और इसके अलावा पुलिस वाहन प्रशिक्षण शाला भी यहां पर स्थित है। पुलिस वाहन प्रशिक्षण शाला। पहला सफेद बाघ मिल गया था रीवा में, जिसका नाम क्या था? मोहन था, जिसे राजा मार्तंड जी के द्वारा रीवा के जंगलों से लाया गया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रीवा जिले में सबसे बड़ी सौर परियोजना है, इस पे हमने डिस्कस कर लिया है। 750 मेगावाट का यहां पे क्या होगा? उत्पादन होगा बिजली का, सोलर विद्युत। बहुत बढ़िया। केवटी जलप्रपात बीहड़ नदी पर है। सबसे ज्यादा जिप्सम, जिप्सम क्या होता है भैया? जिप्सम भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिप्सम भी रीवा जिले में पाया जाता है, चूना पत्थर टाइप का ही होता है, ठीक है। त्योंथर, त्योंथर एक भैया पुरातात्विक साइट है जो रीवा में पड़ती है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा 1956 में रीवा जिला बनाया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रीवा से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 और 75A गुजरते हैं। इसके अलावा रीवा नर्मदा, नर्मदा का नाम रेवा हुआ करता है, पौराणिक नाम, तो रेवा नदी के नाम पर इसका नाम रीवा पड़ा। और मध्य युग में इसे भता भी कहा जाता था। पुलिस मोटर वर्कशॉप भी रीवा में स्थित है। पुलिस मोटर वर्कशॉप। टोंस, टोंस नदी है वही, तो टोंस जल विद्युत परियोजना भी रीवा जिले में है। महामृत्युंजय का मेला इंपॉर्टेंट है, ये भी रीवा जिले में प्रत्येक वर्ष लगता है, बसंत पंचमी। और कब? बसंत पंचमी को लगता है, और शिव जी की शादी होती है ना जब, हाँ,
ठीक है, चलिए। रीवा के राजा रामचंद्र, रामचंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर के समय के राजा थे। ठीक है, सो तानसेन जो है वो इनके ही दरबार में हुआ करते थे, जिनका नाम रामतनु पांडे है। ठीक है, और उनसे ही आग्रह करके अकबर ने क्या किया था, राजा से आग्रह किया था रामचंद्र जी से कि भैया आप ये तानसेन को हमारे दरबार में भेज दो। तो फिर उनके आग्रह पर इन्हें पहुंचा दिया था। तो अब वो अपने रत्नों में समार हो गए थे, है ना, 9 रत्नों में। किसके? अकबर के 9 रत्नों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा कहा जाता है कि बीरबल भी इन्हीं के दरबार में हुआ करते थे। अच्छा, अंतिम राजा जो थे वो भैया रीवा के कौन से? मार्तंड जी हुआ करते थे। और बिछिया नदी के किनारे ये जो है शहर बसा हुआ है। साथ ही साथ बाण सागर परियोजना, ये बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पर बनी है। किस पर बनी है? सोन नदी पर बनी है। बघेलों, बघेलों मतलब बघेल राजाओं का शासन रहा है। देवर कुठार बौद्ध स्तूप भी कहाँ है? रीवा जिले में है ये देवर कुठार बौद्ध स्तूप। जो बौद्ध स्तूप थे ये अशोक के समय के हैं, अशोक ने बनवाए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ भाई सारी की सारी हमने प्रमुख प्रमुख चीजों पे रीवा जिले की यात्रा के अंतर्गत डिस्कशन कर लिया। और अब भाई आप अगले जिले की यात्रा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी जानकारी यही इसी चैनल पर प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।